हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मेरा नाम सालिक है और हम जो है आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम सिलोजिज्म बोलते हैं। कुछ लोग इसको साइलॉगिज्म बोलते हैं, कुछ सिलॉगिज्म बोलते हैं। तो इट वर्क्स फॉर एवरीबडी एज लॉन्ग एज आपको समझ आ रहा है कि क्या करना है आपके क्वेश्चंस में। तो आज जो ये हमारा चैप्टर है इसमें हम रफली 2 क्लासेस करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लासेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर है इट इज़ इम्पोर्टेंट। मैंने हर क्लास में बोला है कि कोई भी चैप्टर जो आप पढ़ते हैं उसका आपको नेसेसरली ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, पेन उठा के क्वेश्चंस करने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो सिमिलरली सिलॉजिज्म जो है ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें 2 स्टेटमेंट्स के आर्ग्यूमेंट से हम अपना एक तीसरा कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अब ये इसकी एक जनरल फार्मूला है। इसमें स्टेटमेंट्स 3 भी हो सकते हैं, जितने भी हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट्स हो उससे हम जो कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं उसको इस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग दीज जो रिडल्स है, ये जो क्वेश्चंस या इंक्वायरीज आपके पास आती है, इसको सिलॉजिज्म बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम इस चैप्टर में जो है फिगर्स का यूज करेंगे। जो भी क्वेश्चन में हमें इनपुट दिए गए होंगे हम फिगर्स का यूज करेंगे, लेकिन किसी भी फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो रिसर्च किया कि कैसे पढ़ाया जाता है सिलॉजिज्म, मैंने बहुत सारे टीचर्स को पढ़ा जो है देखा, वो पढ़ाते हैं, कोई फॉर्मूलाज देते हैं, कोई कुछ किसी को 100% ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। उनका अपना तरीका है, वेल एंड गुड, बट मेरा क्या मानना है स्टूडेंट्स, ये जो ओवरऑल हमारा एग्जाम ही है इसमें फार्मूला वगैरह हमारे ज़्यादा काम नहीं आती है। बहुत माइन्यूट 2-3-4% हमारे काम आती है। उसके बाद जो हमें बाकी चीज़ें हैं वो हमें अपने कॉमन सेंस से करनी होती है और अपना जिस हिसाब से हमें लगेगा कि हमें आसानी लगती है उस हिसाब से करना होगा। तो आज का क्लास जो है हम स्टूडेंट शुरू करते हैं। इसमें लेकिन एक इनकन्वीनियंस आपको हो सकती है कि मुझे जो है कैमरा जो है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी डिवाइसेस ऐसे सेटअप करनी है ताकि मैं फिगर्स प्रॉपर बना सकूं। तो उसमें मैं अपना कैमरा नहीं यूज़ कर पाऊंगा। तो बाकी वॉइस और जो डिस्प्ले है वो आपको आता रहेगा। तो होपफुली आपको जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिलॉगिज्म है इसको हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको कैसे सॉल्व, हमारा अप्रोच क्या रहेगा। देखिए, आप बिना कोई इसमें प्रिजम्पशन लिए कि मुश्किल होगा या कुछ होगा, मैं आपको बहुत शॉर्टकट और सिंपल तरीका बताता हूँ। हमें जो भी दिया गया होगा वहां से, फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया होगा सम कैट्स आर डॉग्स। ठीक है, जैसे जनरली इनके क्वेश्चंस में आता है सम रैट्स आर स्नेक्स। आप जो ये फिगर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल कैट, डॉग, रैट, स्नेक, इनको आपको लिटरली लेना ही नहीं है कि इनका जो एग्जैक्टली अगर कैट, आप दिमाग में सोचो कि कैट कैसे होगी, नहीं। हम मान के चलेंगे एक रूम है ऐसे, इसमें हमने कुछ बॉल्स रखी है, कोई बॉल छोटी है कोई बॉल बड़ी है। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं जैसे एक बॉल है इसका नाम कैट है, एक बॉल है इसका नाम डॉग है, एक बॉल है इसका नाम रैट है, एक बॉल है इसका नाम स्नेक है। ऐसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हम आपको अगर आता है, चाहे इधर रैट्स आए, कैट्स आए, डॉग्स आए, वुल्फ आए, कुछ भी आए, आपको उसके लिटरल सेंस में नहीं जाना है। आपको बस सोचना है एक रूम है और उसमें बॉल्स है और इनमें एक बॉल का नाम कैट है, एक बॉल का नाम डॉग है, एक का नाम रैट है, एक का नाम स्नेक है, एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो ये मेरा प्राइमरी आपको ये था ताकि आप लोगों को डर ना लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम्स क्या यूज होगा, फॉर एग्जांपल देखिए, उससे पहले भी और एक चीज बताता हूं मैं, जहां पे ऑल, ईच, एवरी, ये 3 या इसके जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वर्ड्स आएंगे, इसका मतलब होता है ऑल ऑफ इट। इसका क्या मतलब है, अगर हम 2 बॉल्स लेंगे,
फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, कोई बोलेगा ऑल कैट्स आर डॉग्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो एक बॉल है इसका नाम डॉग है इस बॉल का, उसके बाद जो ये बॉल कैट है, ये पूरी कैट वाली बॉल डॉग वाले बॉल के ऊपर है, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स का मतलब है जो ये कैट है ये पूरी की पूरी डॉग वाली बॉल के ऊपर रखी गई है, ठीक है। सिमिलरली अगर लिखा होगा ईच कैट्स या ईच कैट आर डॉग, उसका भी यही मतलब होता है, ठीक है। सिमिलरली एवरी का भी यही मतलब आएगा। अब अगर, तो इसका मतलब होता है इन सारे वर्ड्स का मतलब आप इससे डिराइव करोगे, जैसे जो लाइकवाइज बाकी के चाहे ईच हो एवरी हो, तो इन सब का मतलब ऑल होता है। और इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, ये ऐसे है, अगर फिर से मैं बोलता हूं, ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो इसका क्या, इस बार सारे डॉग्स कैट्स हैं, इससे पहले सारे कैट्स हमने डॉग्स लिखा था, तो इस बार नीचे क्या आएगा, पहले जो कैट्स है, तो अब जो सारे ये डॉग वाली जिस है, जिस ये इस कैट बॉल के ऊपर हमने रख दी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को समझ आया वेरी नाइस, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको और समझाते जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आएगा फॉर एग्जाम्पल सम कैट्स आर डॉग्स, इसका देखिए क्या मतलब है। सम का सीधे मतलब है कि कुछ डॉग्स जो है वो कैट्स हैं, लेकिन हम इसको कैसे बनाएंगे, लेट्स से ये डॉग्स है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये जो डॉग वाली बॉल है इस पे थोड़ी सी कैट वाली बॉल आ गई, सम का मतलब ये है ना थोड़ा सा, तो कैट वाली जो बॉल है ये इस रूम में इस डॉग वाली बॉल के थोड़ी सी ऊपर रखी गई है, ठीक है। सिमिलरली आएगा सेम, जैसे सम कैट्स आर डॉग्स वैसे आएगा मेनी कैट्स आर डॉग्स, इसका भी यही मतलब है। जो हमने ये डायग्राम बनाई ना, इसका मतलब भी यही होता है, सम मेनी, या सम के जैसा ही और आएगा मोर, इसके बाद आएगा फ्यू, इसके बाद आएगा एटलीस्ट, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का ये कितने वर्ड्स आए, एक, दो, ये तीन, ये चार, मेनी, मोर, फ्यू, एटलीस्ट, इन सब का मतलब सम ही होता है, ठीक है। चाहे वहां से लिखा गया हो मेनी कैट्स आर डॉग्स, उसका मतलब भी सम कैट्स ऑफ डॉग, सम कैट्स आर डॉग्स होता है। अगर लिखा गया होगा मोर कैट्स आर डॉग्स तब भी वही मतलब होता है। अगर लिखा गया होगा फ्यू कैट्स आर डॉग्स तब भी यही डायग्राम बनेगी और यही मतलब होगा। और अगर लिखा होगा एटलीस्ट सम कैट्स आर डॉग्स, उसका मतलब भी यही होता है। क्या होता है मतलब कि कैट वाली जो बॉल है ये थोड़ी सी, सम जो है ये डॉग वाले बॉल के ऊपर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब जैसे कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं वहां से, कि मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आएंगे वहां से, जो ना क्वेश्चन आएंगे हमें। फॉर एग्जांपल आएगा ऑल ए आर बी, तो ए भी बॉल है और बी भी बॉल है, ये कैसे लिखेंगे हम, ये एक बॉल बी है और इसके अंदर बॉल, इसके ऊपर बॉल ए है, ठीक है। इसी का मतलब होता है ऑल ए आर बी, मतलब सारी ए जो बॉल है ये बी के ऊपर है, मतलब इसमें इस बी के बाहर कुछ भी नहीं है। क्या मतलब कि ऐसे नहीं है कि ये ए बॉल है, बी से बाहर ये ए बॉल नहीं जा सकती है, ठीक है, बी से बाहर ये नहीं जा सकती है। तो वापस आते हैं इस पे, इसका क्या मतलब है, ऑल ए आर बी मतलब सारी जो ए की बॉल है वो बी के बॉल के ऊपर है, ठीक है। सिमिलरली आगे चलते हैं, नो, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट अगर होगा हमारे पास, नो ए इज बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये अगर बॉल बी है इसके साथ
जो ए बॉल है उसका बिल्कुल कोई टच नहीं है। इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे। जब वहां से क्वेश्चन में आएगा नो ए इज बी, उसका मतलब क्या है, ए जो बॉल है ये कहीं पे भी बी बॉल को टच नहीं कर रही है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ये हम दो सर्कल बनाएंगे, एक ये दो बॉल्स रखेंगे, एक बी बॉल रखेंगे, एक ए बॉल रखेंगे, और ऐसे इसको डिनोट करेंगे एक क्रॉस से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई दूसरी। ये क्या लिख रहे थे हम, नो ए इज बी। अब इसके बाद लिखेंगे तीसरा, सम ए आर बी, सम ए आर बी। कैसे लिखेंगे, ये बी है, सम ए आर बी मतलब थोड़ा ए जो है वो बी को टच कर रहा है, थोड़ा सा ए जो है वो बी के ऊपर है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। चौथा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, उसका भी यही मतलब होता है कि कुछ ए जो है वो बी है। मगर अब इसमें स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 समझने में क्या फर्क है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम दोनों जो सेम बनेगी। सम ए आर बी में ये ए कितना ऊपर है बी के हमें नहीं पता, ये इधर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे हमने डायग्राम बनाई है, इसको 2 मिनट हम मिटाते हैं। ये अगर बी है, सम ए आर बी का मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऐसे होगा, ए सॉरी ये ए है इधर, ए ये इतना ऊपर भी, ए जो है बॉल बी के इतना ऊपर भी हो सकता है। और एट टाइम्स ये जो बी बॉल है इसके पूरे के ऊपर ही ए बॉल होगा, लेकिन हमें ये डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है, हमें पता नहीं होती है कि सच में ये पूरा इसके ऊपर है कि नहीं। सम ए आर बी का मतलब होता है कनेक्शन है भाई, ए और बी जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन कितना ऊपर है हमें नहीं मालूम है। ये पूरा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। लेकिन अब अगर हमें डायग्राम बनानी होगी वो हम ऐसे ही बनाते हैं, ये ए है और ये बी है और ये आपस में टच कर रहे हैं। अब अगर लिखा होगा ओनली ए, ओनली ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब हुआ डेफिनेटली जो है डायग्राम सिर्फ ऐसी बनेगी, पूरा जो ए है वो बी के ऊपर नहीं हो सकता है, सिर्फ इतना ही ए होगा इसमें। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतना इन डेप्थ आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आपको बस इतना याद रखना है, अ फ्यू और सम का ऑलमोस्ट सेम ही मतलब होता है। ये मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद और एक आ सकता है पांचवा स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अभी तक सारे जो स्टेटमेंट्स थे वो एफर्मेटिव थे, मतलब बोल रहे थे कि हाँ ऐसा है। इसमें ये क्या नॉट का यूज कर रहा है, इसमें एक चीज तो डेफिनेट है, ये अगर बी है और ये अगर ए है, एक चीज कंफर्म है कि ए का एक ऐसा पार्ट जरूरी है जो बी नहीं है। ठीक है, अब लेकिन क्या हो सकता है, ये डायग्राम ऐसे भी बन सकती है, ये बी है और ये ए है। हमको ये मालूम नहीं होता है पूरा कि ए और बी एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं, लेकिन इतना डेफिनेटली मालूम होता है कि कुछ ए का पार्ट है जो डेफिनेटली बी पार्ट के ऊपर नहीं है। उसमें अगर अब आपको कुछ जैसे अगर इसमें डायग्राम आपको बनानी है, स्टेटमेंट 5 में अगर आपको डायग्राम बनानी है, वो डायग्राम ऐसे बनेगी, आप बी बनाओगे फिर आप ए बनाओगे और ए में फिर आप ऐसा कुछ ये मार्क करोगे जिसमें आपको पता लगेगा डेफिनेटली ए बॉल में से कुछ पार्ट है जो बी बॉल के ऊपर नहीं है। अब स्टूडेंट्स ज्यादा कंफ्यूज होने की फिर से मैं बोलूंगा जरूरत नहीं है, हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने इस तरह बनाया, आप समझो कि ये एक रूम है जिसमें बॉल्स है। ठीक है, क्या बोलता है ये, सम ट्रीज आर पेपर्स। अब ट्रीज नाम की एक बॉल है और पेपर नाम की एक बॉल है। ठीक है, ये हमने बनाया, ये हो गया जी पेपर, ये हो गया जी ट्री। इसमें आ गया ना यहाँ पे ये ए पार्ट जो आ गया थोड़ा, सम ट्रीज आर पेपर्स, ऑल पेपर्स आर इंक्स।
ऑल पेपर्स और इंक्स का क्या मतलब है? ये जो पेपर वाली जो बॉल है, ये सारी बॉल एक बड़ी बॉल पे है जिसका नाम इंक है, ठीक है। सम इंक आर ब्लू। अब थोड़ी सी जो ये इंक है, इंक वाली नाम की बॉल जो है, इसके ऊपर एक बॉल ऊपर रखी गई है जिसका नाम ब्लू है, ठीक है। ये हमारी एक जनरल नॉर्मल डायग्राम बन गई। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्या चीज है, हम आगे जो है बढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। जो क्वेश्चन जो मैंने लेक्चर के पहले ही कहा कि वहां से हमें कुछ इंक्वायरीज दी गई होगी या कुछ इनपुट्स दिए होंगे। स्टेटमेंट का मतलब वही इनपुट होता है। अब हमें कंक्लूजन निकालने होते हैं कि इन जो कंक्लूजन्स वहां से जो है एग्जामिनर ने दिए हैं, इनमें से कौन कौन सा कंक्लूजन इसमें फिट बैठ सकता है। कंक्लूजन नंबर 1, सम इंक्स आर ट्रीज। सम इंक्स, देखिए इंक वाला पार्ट कौन सा है, ये जो बड़ा सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल है ये इंक्स है। सम इंक्स आर ट्रीज, ये तो एविडेंट ही है हमारी डायग्राम से। क्यों? क्योंकि अगर सारे जो पेपर्स है वो इंक है और कुछ पेपर्स जो है ट्रीज भी है, तो डेफिनेटली इंक का कुछ पार्ट ट्री होगा ही होगा। ये हमें इमेज से भी समझ आ रहा है। इसका मतलब है कंक्लूजन 1 जो है वो ट्रू है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जब आप कंक्लूजन्स पढ़ रहे होंगे ना, आपको वापस स्टेटमेंट्स पे बार बार नहीं जाना है। आपके लिए कंक्लूजन जो है ठीक है कि सही है, गलत है कि सही है, उसके लिए आपकी डायग्राम काफी होती है। अगला, सम पेपर्स आर ट्रीज। पेपर कौन सा वाला है? ये वाला है ना पेपर, ये वाला पेपर है। और ट्री कौन सा वाला है? सम पेपर आर ट्रीज, ये वाला ट्री है। तो डायग्राम फिर से हमें बता रही है यस, सम पेपर आर ट्रीज। तो कंक्लूजन 2 भी सही है। सम ब्लू आर पेपर, ये ब्लू है। देखिए हम अगला कलर कोई अलग से यूज करेंगे। ये ब्लू है, ये बोल रहा है सम ब्लू आर पेपर, ये पेपर है। डायग्राम से डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। इसमें दो स्टेटमेंट्स हो सकते थे। सम, एक तो जो दिया है सम ब्लू आर पेपर, आर जब वहां से लिखा होगा ये डेफिनेट स्टेटमेंट है कि होंगे ही होंगे। लेकिन यहां हमें डायग्राम से समझ आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि कुछ जो ब्लू है वो पेपर होंगे। लेकिन अब अगर लिखा होगा सम ब्लू मे बी पेपर, तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमने यहां पे ब्लू बनाया ना, ब्लू की डायग्राम, ये जरूरी नहीं हम यहां पे बनाते। देखिए क्या लिखा है, सम इंक आर ब्लू, जो हमें स्टेटमेंट में लिखा गया स्टेटमेंट 3 कि सम इंक आर ब्लू। तो जहां पे हमने ये ब्लू बनाया, ये हम इसकी जगह यहां पे भी बना सकते थे ना। लेट से यहां पे बना लेता मैं इसको, वो तो हमें अपनी मर्जी है। अब हमने थोड़ा दूर क्यों ये ट्रीज और पेपर से बनाया, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो। अब जब वहां से लिखा होगा कि सम ब्लू आर पेपर, मतलब डेफिनेट स्टेटमेंट है कि कुछ ना कुछ ब्लू पेपर होंगे होंगे, तो फिर ये गलत है। जो इस क्वेश्चन में हमें वहां से दिया गया है ये गलत स्टेटमेंट है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा होता मे बी, यहाँ पे आर की जगह इसने ये मे बी यूज किया होता, इस आर की जगह इसने ये मे बी यूज किया, तो ये डेफिनेट मत है, ये डेफिनेट नहीं है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो ब्लू बॉल है ये इस जगह की, इसकी जगह यहां पे आई को, मतलब इंक वाली बॉल को टच कर रही होती, लेट से यहां पे, तो फिर पॉसिबल था कि सम ब्लू आर पेपर। लेकिन ये डेफिनेट हमें क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में वहां से इसने नहीं बताया है कि एग्जैक्टली कहां पे है। इसने बस इतना बताया है कि ब्लू वाली बॉल जो है वो इंक वाली बॉल को टच कर रही है। अब ये साथ में पेपर वाली बॉल को टच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट डेफिनेट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है, मतलब ये जो कंक्लूजन है, ये गलत है। अब अगर इसने इसकी जगह सम ब्लू आर पेपर को लिखा होता सम ब्लू मे बी पेपर, तो हो भी सकता था, ठीक है, फिर ये सही कंक्लूजन होता। बढ़ते हैं आगे। सम ब्लू आर इंक, ये ब्लू है, एक सेकेंड, ये ब्लू है और ये सर्कल जो है ये इंक है, तो ये डेफिनेटली जो है इनमें टच कर रहे हैं, तो सम ब्लू आर इंक इज अ करेक्ट कंक्लूजन, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है स्टेटमेंट हमारा? सम पेपर्स आर पेन्स। अगेन हम मानते हैं ये राइट साइड में जो हमने रखा ये एक क्लोज्ड रूम है। इसमें क्या बोलता है ये? एक तो पेपर, एक बॉल का नाम पेपर है, एक बॉल का नाम पेन है, और एक बॉल का नाम स्केल है, और एक बॉल का नाम मार्कर है। ये 4 बॉलें रखी गई है एक रूम में। अब क्या बोलता है? सम पेपर्स आर पेन्स। ये जो बॉल है इसका नाम पेपर है, ठीक है। सम पेपर आर पेन्स। ये जो बॉल है इसका नाम पेन है, और ये आपस में टच कर रहे हैं इधर, ठीक है। ये पेपर और पेन बॉल आपस में टच कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है? ऑल पेन्स आर स्केल्स। ये जो पेन है, ये वाली बॉल जो है, पेन वाली बॉल, ये सारी की सारी बॉल रखी गई है एक बॉल पे जिसका नाम स्केल है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? नो स्केल इज अ मार्कर। जब नो स्केल इज अ मार्कर मैंने आपको कहा था, वो हम कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, इसको यहां पे मार्कर लिखेंगे और इसको बीच में क्रॉस मारेंगे। इसका मतलब होता है नो स्केल इज अ मार्कर, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन, नो मार्कर इज अ पेन। ये मार्कर है, ये पेन है। ये बोल रहा है मार्कर जो बॉल है ये कहीं पे पेन वाली बॉल को टच नहीं कर रही है। तो ये जो है ये करेक्ट कंक्लूजन है। क्यों? क्योंकि अगर स्केल है, स्केल वाली बॉल है, ये कहीं पे मार्कर वाली बॉल इसको आसपास भी नहीं है, ये स्केल वाली बॉल से बहुत दूर रखी गई है। और पेन जो है, पेन वाली बॉल, वो स्केल वाली बॉल के ऊपर है। तो अगर मार्कर वाली बॉल स्केल वाली बॉल को नहीं टच कर रही, इसका मतलब है ये पेन वाली बॉल को भी टच नहीं करेगी। तो कंक्लूजन 1 सही है। कंक्लूजन 2, नो मार्कर इज पेपर। ये जो कह रहा है कोई भी मार्कर जो है पेपर नहीं है। अब इसमें सोचने वाली बात है। अब स्टूडेंट्स, अगर लेट से हमने यहां पे ये बॉल हम यहां पे नहीं रखते, मार्कर वाली बॉल, हम बोलते ये मार्कर वाली बॉल यहां पे है, ये टच कर रही है स्केल को? नहीं टच कर रही। ये टच कर रही है पेन को? नहीं टच कर रही है पेन को भी। लेकिन पेपर को टच कर सकती है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर हो सकती है। इसलिए जो नो मेक मार्कर इज अ पेपर, ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए क्यों? अगर ये वहां से लिखता नो मार्कर बीइंग अ पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब फिर ठीक थी, क्योंकि फिर फॉर एग्जांपल मार्कर यहां भी हो सकता था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ये वहां से एक डेफिनेट स्टेटमेंट दे रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मार्कर जो वाली जो बॉल है वो पेपर वाली बॉल के ऊपर होगी। लेकिन मैंने आपको जो है बना के दिखाया, अगर पेपर वाली बॉल यहाँ पे है तो मार्कर वाली जो बॉल है, क्या मार्कर वाली बॉल ऐसे नहीं हो सकती है? ये मार्कर हो गया, और ना ये स्केल को टच कर रही है, ना ये पेन को टच कर रही है। तो यहाँ पे भी इस पूरे, ये जो पूरा रूम है, इस पूरे रूम में मार्कर वाली बॉल यहाँ पे भी तो हो सकती है। तो अगर इसने वहां से एक डेफिनेट स्टेटमेंट दिया है कि नो मार्कर इज अ पेपर, नो मार्कर इज अ पेपर, तो ये गलत है। अगर इसने लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी, कि एक पॉसिबिलिटी है कि मार्कर जो वाली बॉल जो वो पेपर वाली बॉल को टच नहीं करेगी, फिर ये सही था। इसने डेफिनेटली लिखा है वहां से कि पॉसिबल ही नहीं है कि क्या नो मार्कर इज ए पेपर, तो फिर ये गलत हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आया रूम, बना दिया हमने, इसके अंदर बॉल्स हैं, ठीक है। ऑल केक आर स्वीट। ये केक है। ये क्या कह रहा है? ये जो केक वाली बॉल है, ये सारी बॉल स्वीट वाली बॉल के ऊपर है। ऑल केक आर स्वीट, ऑल स्वीट आर गुड्स। अब भी कह रहा है इससे और एक बड़ी बॉल है, केक वाली बॉल स्वीट वाली बॉल पे रखिए और स्वीट वाली बॉल गुड्स वाली बॉल पे रखिए। सम गुड्स आर बेस्ट। अब और एक बॉल है जिसका नाम बेस्ट है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। हम यहीं पे क्यों बना रहे स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
हमने यहाँ पे क्यों नहीं बनाई जो केक और स्वीट को भी टच कर दी? क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या केक और स्वीट वाली बॉल को ये जो बेस्ट वाली बॉल है ये टच कर रही है कि नहीं कर रही। ये बेस्ट वाली बॉल है, हमको थोड़ी पता ये टच कर रही है, हमको सिर्फ इतना पता है कि गुड्स वाली बॉल को टच कर रही है, ठीक है। एंड नो गुड इज अ चॉकलेट, और ये जो नो गुड इज अ चॉकलेट, ये और एक बॉल है जिसका नाम चॉकलेट है, तो चॉकलेट और गुड्स वाली बॉल टच नहीं कर रही, इसका मतलब है केक और स्वीट वाली बॉल के साथ भी चॉको वाली बॉल टच नहीं करेगी, ठीक है। कंक्लूजन पे जाते हैं। नो चॉकलेट इज बेस्ट, नो चॉकलेट इज बेस्ट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। स्टूडेंट्स ऐसा अगर अब हमने यहां पे बनाई ये डायग्राम, अगर हम यहां पे बनाते ये बेस्ट है और यहां पे हम चॉकलेट रखते, तो ये टच नहीं कर रही थी ना गुड्स को, ना स्वीट्स को, ना केक को, लेकिन बेस्ट को तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये टच करता, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर इसने ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा होता नो चॉकलेट बीइंग बेस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, फिर ये सही होता, क्योंकि फिर फॉर एग्जांपल जो चॉकलेट है, चॉकलेट वाली बॉल यहां पे भी हो सकती थी, ठीक है, लेकिन सेम पॉसिबिलिटी है ना कि चॉकलेट वाली बॉल यहां पे भी होगी, तो वहां पे भी तो टच कर सकती है, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, नो चॉकलेट इज अ केक, नो चॉकलेट ये तो जरूरी है, क्योंकि गुड स्वीट और केक वाली जो है ये एक ही लाइन में है, मतलब केक जो है स्वीट पे रखा है, स्वीट वाली बॉल जो गुड्स पे रखी है, तो अगर गुड्स वाला यहाँ पे लिखा है ना इसने कि नो गुड इज चॉकलेट, अगर गुड्स वाली बॉल चॉकलेट को टच नहीं कर रही है, इसका मतलब है स्वीट और केक वाली भी नहीं करेगी, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट। नो चॉकलेट इज गुड, वो तो इसने वहीं से दिया है कि नो गुड इज चॉकलेट, तो ऑब्वियसली नो चॉकलेट इज गुड, ठीक है, अंडरस्टूड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हम बॉक्स बनाएंगे वापस, जिसको हम रूम समझते हैं। सम पेपर्स आर पेन्स, पेपर पेन, ये पेपर ये पेन, ऑल पेन्स आर स्केल्स, पेन वाली बॉल जो है वो स्केल वाली बॉल पे रखी गई है। नो स्केल इज अ मार्कर, ये आया यहां पे मार्कर। अब ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनी। अगेन स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, ये जो मार्कर वाली डायग्राम है ये हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन ने दिया नहीं है, हमें क्वेश्चन ने मार्कर और पेपर वाली रिलेशनशिप बताई नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं हो सकती है, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि हो सकती है, इसलिए वो वाला पार्ट जो है वो इनसफिशिएंट डेटा है। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल जो हमें क्वेश्चन ने बोला हमने उस हिसाब से डायग्राम बनाई। अब क्या है कंक्लूजन, सम मार्कर being paper is a possibility, some marker being paper is a possibility, करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि हम जो है इस मार्कर को यहां पे भी बना सकते हैं, तो ये ना स्केल को टच कर रहा है ना पेन को टच कर रहा है, सिर्फ पेपर वाली बॉल को टच कर रहा है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। जब मैं ऊपर वाले आपको पॉसिबिलिटी वाले गेम समझा रहा था, ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन ही पॉसिबिलिटी का है। ऑल मार्कर being paper is a possibility, सारा जो मार्कर है ये पेपर हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टूडेंट्स, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम देखते हैं क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए ये सारा जो है ये मार्कर है, ठीक है। अब अगर हम कहेंगे भाई साहब एक और चीज है जिसका नाम है, सॉरी एक सेकेंड थोड़ी, ये पेन है, ये स्केल है, और लास्ट में क्या था, नो स्केल इज अ मार्कर। अब क्या कह रहा है ये, सम पेपर्स आर पेन्स, यहां पे पेपर वाली डायग्राम है,
दूसरा कंक्लूजन क्या है? ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि देखिए ये पेपर है, देखिए मैं बताता हूं ये कैसे, आप बोलोगे कैसे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्केल और पेन तो आपस में जो है ये मार्कर के साथ मिलते ही नहीं है। लेकिन देखिए कैसे, क्या यहाँ पे इस पेपर वाली ऊपर के ऊपर यहाँ पे मार्कर नहीं हो सकता है, और ये इनका आपस में टच ही नहीं होगा। सिर्फ जो पेपर वाली बॉल है उनका टच है पेन और स्केल के साथ, देखिए, और मार्कर वाली बॉल जो है वो इस तरफ रही होगी और इन दोनों का आपस में कोई टच नहीं होगा। तो ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आई होप आपको आज के जो ये कुछ हमने स्टेटमेंट्स और उनके कंक्लूजन किए आपको समझ आए होंगे। देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि कुछ स्टूडेंट्स को 10-15% का कन्फ्यूजन रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को सारा भी समझ आया होगा। इसमें क्या तरीका है स्टूडेंट्स, हम एक काम करेंगे, अगला और एक क्लास होगी हमारी जिसमें हम और क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे और थोड़ा बेसिक्स पे जाएंगे। ये वाली जो क्लास थी ये ओवरऑल इसलिए थी ताकि मैं आपको सारे, जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, फॉर एग्जांपल हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया, देखिए सम वाली चीज़ भी हमने इसमें डिस्कस की। ठीक है, ये अपना ऑल वाली चीज़ भी हमने डिस्कस की, पॉसिबिलिटी वाली हमने डिस्कस की। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने नो वाली स्टेटमेंट जो है वो भी डिस्कस की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी नो चीज़ वाली डिस्कस की, सम वाला डिस्कस किया, ऑल वाला डिस्कस किया, नो वाला डिस्कस किया। तो ये वाला जो है, ये वाला मतलब दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन दैट योर एग्जामिनर कैन आस्क। जो हमने ये 3-4 क्वेश्चंस किए, अगले वाली क्लास में जो है हम फिर से एक स्टेप नीचे जाएंगे एंड आई एम श्योर आपको वो वाले क्वेश्चंस अब सॉल्व करने आ जाएंगे, बिकॉज दिस वाज द टफेस्ट पार्ट। और अगर आपको ये वाली क्लास जो है, ये वाली क्लास समझ आ गई और आपको समझ आया कि ये वाला जो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स थे ये कैसे हम सॉल्व करके इसमें अपना कंक्लूजन सही है कि गलत है वो ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है ये जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये एक्चुअल में जो सिलोगिज्म वाला चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। बस 2-4-5 बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑल, नो, मैनी, सम और पॉसिबिलिटी, ये 5 अगर आपको क्लियरली आपस में इनको डिस्टिंक्ट करना आ गया तो आपको जो ये चैप्टर है बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चन जो है जो हमारे साथ अभी एनरोल नहीं हुए हैं, मंजिल भारत की जो हमारा जो कोर्स है पर्टिकुलरली जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए और इस वक्त जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव हमारा कोर्स है। आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल भारत को फर्दर लेक्चर्स के लिए, और जो हम हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको जो है अगली क्लास एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।